जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिक्स के 3 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट है फिजिकल ऑप्टिकल एंड लेज़र, पेपर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और पेपर थर्ड है एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो आज हम फिजिकल ऑप्टिकल लेज़र पेपर फर्स्ट बीएससी सेकेंड ईयर स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पेपर फर्स्ट फिजिकल ऑप्टिकल एंड लेज़र है और इसमें जो यूनिट फर्स्ट है उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या आता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आज हम इस वीडियो में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में इंट्रोडक्शंस और नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें फर्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ ए लाइट और इसी का फर्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का इंट्रोडक्शन क्या है, ये हम देखने वाले हैं। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको हिंदी में प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण क्या होता है? जब दो तरंगें जिनकी आवृत्ति, आयाम और तरंगदैर्घ्य समान हो, आवृत्ति को हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, आयाम को एम्पलीट्यूड और तरंगदैर्घ्य को वेवलेंथ कहते हैं। तो जब दो तरंगें जिनकी आवृत्ति, आयाम और तरंगदैर्घ्य समान हो तथा वे एक ही माध्यम में गति करती हों और एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती हैं, तब परिणामी तरंग में तीव्रता का मान अलग अलग तरंगों की तीव्रता के योग से अलग प्राप्त होता है। अर्थात कुछ स्थानों पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होता है और कुछ स्थानों पर न्यूनतम या शून्य हो जाता है। तरंग की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? तरंग का व्यतिकरण कहते हैं। तो हमने देखा जब दो तरंगें जिनकी आवृत्ति, आयाम और तरंगदैर्घ्य समान होता है, यदि वे एक ही माध्यम में गति करती हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती हैं, अध्यारोपित को हम सुपर इम्पोज भी कहते हैं, तो उनका जो परिणामी होगा उसकी तीव्रता यानी कि जो वेव है उसकी जो इंटेंसिटी होगी उसका मान अलग अलग प्राप्त होता है। अर्थात हमें कहीं पर तो उसका मान अधिकतम प्राप्त होगा और कहीं पर उसका मान न्यूनतम या फिर शून्य प्राप्त होगा। इसी घटना को हमने व्यतिकरण का नाम दिया। व्यतिकरण की घटना एक ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब ऊर्जा संरक्षण का क्या मतलब है? मतलब ये है कि ना तो ऊर्जा वहाँ से नष्ट होती है और न ही ऊर्जा वहाँ पर उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। तो व्यतिकरण की घटना भी एक ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तरंगों के व्यतिकरण को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है संपोषी व्यतिकरण और सेकंड होता है विनाशी व्यतिकरण। अब संपोषी व्यतिकरण को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं और विनाशी व्यतिकरण को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अब हम आइएगा इन फिगर की सहायता से समझ लेते हैं कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण होता क्या है। मान लो हमारे पास 2 वेव हैं, तो वेव फर्स्ट यहाँ पर दिखाई गई है। वेव फर्स्ट हमने क्या देखा कि कुछ एम्पलीट्यूड पर वह प्रोग्रेस कर रही है और सेकंड वेव अपने कुछ एम्पलीट्यूड पर प्रोग्रेस कर रही है। तो हमने यही पढ़ा था कि व्यतिकरण में 2 तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति, आयाम और तरंगदैर्घ्य समान होती है। तो जो
वेव फर्स्ट का एम्पलीट्यूड होगा वही वेव टू का एम्पलीट्यूड होगा। अब इन दोनों वेव को जब हम ऐड करेंगे तो हमको एक वेव प्राप्त होगी जो टोटल एम्पलीट्यूड को सम करके हमें मिलती है। तो अगर वेव वन का एम्पलीट्यूड 2 है और वेव टू का एम्पलीट्यूड 2 है तो हमें मिलने वाली वेव का एम्पलीट्यूड 2 + 2 = 4 होगा। तो यहाँ पर जो हमें वेव मिलती है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमें दी हुई वेव के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगा। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एम्पलीट्यूड को ऐड करके जब हम देखते हैं तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट ऑफ इंटेंसिटी बढ़ेगी और यहाँ पर हमें लाइट का जो प्रकाश दिखाई देगा वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब विनाशी यानी कि डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो वेव हमारे पास हैं जिनका एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन जो इनके क्रेस्ट और ट्रफ हैं उनके मिलने पर जो एक वेव हमें मिलती है उसकी वेव की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, 0। ये हमें 0 मिलती है। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या कहा, विनाशी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा। अब ये होती कैसे हैं देखिएगा, संपोषी इंटरफेरेंस यानी कि संपोषी जो भी व्यतिकरण होता है उसमें अगर फर्स्ट वेव हमारे पास ये है और सेकंड वेव हमारे पास ये दी गई है तो दोनों वेव के क्रस्ट और सेकंड वेव का क्रस्ट, फर्स्ट वेव का ट्रफ और सेकंड वेव का ट्रफ, दोनों अगर मिलते हैं तो याद रखिएगा वेव की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती है। ठीक है, तरंग की तीव्रता बढ़ती है, तरंग की तीव्रता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट अगर होगा तो तीव्रता बढ़ेगी, ट्रफ प्लस ट्रफ अगर दोनों आपस में जुड़ते हैं तो भी इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर फर्स्ट वेव का ट्रफ और सेकंड वेव का क्रस्ट अगर दोनों आपस में मिलते हैं तो विनाशी यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण हमें मिलता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वेव का ट्रफ है और सेकंड वेव का क्रस्ट है तो यहाँ पर इसकी जो तीव्रता होगी वह हमें 0 यानी कि न्यूनतम मिलती है, या तो न्यूनतम मिलेगी या हमें लगभग 0 के मिलती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब देख लेते हैं थ्योरी के माध्यम से संपोषी व्यतिकरण जिसे हम बोल रहे थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये क्या होता है। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती है वहाँ की तीव्रता अधिक होती है। समान कला का मतलब यही है कि अगर फर्स्ट वेव का क्रस्ट है तो सेकंड वेव का क्रेस्ट यानी कि समान कला हुई तो क्या होगा, वहाँ की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। और फर्स्ट वेव का ट्रफ और सेकंड वेव का ट्रफ अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तब भी हमारे पास जो वेव की तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होगा। इसीलिए लिखा हुआ है क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव, यानी कि पहली वेव का क्रेस्ट अगर दूसरी वेव के क्रेस्ट पर गिरता है, दूसरी वेव के क्रेस्ट पर मिलता है तो वहाँ पर तरंग की तीव्रता कैसी होगी, अधिकतम होगी। और इसे ही हम क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। सेकंड में विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण को इंग्लिश में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। यहाँ पर हम इसे थ्योरी के माध्यम से देख लेते हैं। माध्यम के जिस बिंदु पर, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, माध्यम के जिस बिंदु पर
दोनों तरंगे विपरीत कला में, देखिएगा यहाँ पर विपरीत कला आया है और समपोषी में हमने देखा था कि यहाँ पर क्या था, समान कला था। तो विपरीत कला में मिलती हैं वहाँ तीव्रता कैसी होती है, न्यूनतम अथवा शून्य होती है, और इसे ही हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट वेव का क्रेस्ट प्लस सेकंड वेव का ट्रफ आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर हमें तरंग की तीव्रता शून्य या न्यूनतम मिलती है। और फर्स्ट वेव का ट्रफ सेकंड वेव का क्रस्ट अगर आपस में मिलता है तब भी हमारा जो व्यतिकरण होगा वो कैसा होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है प्रकाश के व्यतिकरण के उदाहरण। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट है साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, यानी कि अगर आपने देखा हो कि साबुन के जो बुलबुले होते हैं उन पर जो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उसकी जो सतह है वो रंगीन दिखाई देने लगती है। तो ये भी एक किसका एग्जाम्पल हुआ, व्यतिकरण का एग्जाम्पल हुआ। अब सेकंड है जल की सतह पर फैली हुई केरोसिन तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, ये भी क्या है, व्यतिकरण का उदाहरण है। ये कहाँ पर आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में सड़क पर गाड़ियों से जो तेल गिर जाता है वह सड़क पर फैल जाता है और सूरज की लाइट यानी कि सूरज का जो प्रकाश है उन पर जब पड़ता है तो वहाँ पर भी हमें व्यतिकरण देखने को मिलता है। अब ये जो व्यतिकरण है ये किसने दिया था, तो एक भौतिक प्रकाशिकी में इस धारणा का जो समावेश किया है, यानी कि भौतिक प्रकाशिकी में इस धारणा का समावेश थॉमस यंग ने किया था। और इन्होंने कब किया था, 1801 में। ध्यान रखिएगा 1801 में थॉमस यंग ने व्यतिकरण की धारणा का जो समावेश किसमें किया था, भौतिक प्रकाशिकी में किया था। अब व्यतिकरण होने की कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं जो ये कहते हैं कि व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों का तरंगदैर्घ्य और उनकी आवृत्ति संख्या समान होनी चाहिए। देखिएगा व्यतिकरण हमें तभी देखने को मिल सकता है जब तरंगों की तरंगदैर्घ्य और उनकी आवृत्ति जो है वो कैसी होगी, एक समान होगी। सेकंड है दो तरंगों की कलाओं का अंतर। कलाओं का मतलब क्या है, यहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ की बात हो रही है। देखिएगा आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्रेस्ट हम बोल रहे हैं शीर्ष को और ट्रफ हम बोल रहे हैं गर्त को। देखिएगा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये क्रस्ट है, यानी कि ये जो है तरंग का शीर्ष है और ये है ट्रफ, तो ये क्या है, तरंग का गर्त है, यानी कि तरंग की गहराई। ऐसे ही हम यहाँ पर इसको कहेंगे शीर्ष और इसको कहेंगे गर्त। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। शीर्ष को इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं और गर्त को इंग्लिश में ट्रफ बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड है दोनों तरंगों का परिमाण। ध्यान से देखिएगा, दोनों तरंगों का परिमाण आवश्यक रूप से समान या निकटतम समान होता है, यानी कि जो परिमाण है वो कैसा होता है, समान होता है। सेकंड हमने यहाँ तक देखा था दो तरंगों की कलाओं का अंतर, यानी कि दो तरंग हैं उसकी क्रस्ट और ट्रफ दोनों कलाओं का जो अंतर है किसी निश्चित बिंदु पर समय के साथ कभी भी नहीं बदलता है। देखिएगा दो तरंगों की कलाओं का अंतर, यानी कि दो तरंग जो क्रस्ट और ट्रफ के रूप में हमें चलती हुई दिखाई दे रही हैं, उनका जो निश्चित बिंदु पर समय के साथ कभी भी बदलाव नहीं होता है, कभी भी बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, कलाओं का अंतर कभी भी बदलना नहीं चाहिए। वो अगर हम फर्स्ट वेव को यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, इसमें अंतर देखते हैं कि ये लैम्डा है, तो सेकंड वेव में जो भी अंतर होगा वो यहाँ पर इसका ये भी लैम्डा ही होगा और ये आगे जाकर कहीं पर भी बदलेगा नहीं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या,
इसको हम देखने वाले हैं और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, यानी कि वेव का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, ये हमको देखना है। तो क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही समय पर, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही समय पर समान माध्यम में गति करते हैं, कहाँ गति करते हैं, समान माध्यम में गति करते हैं, तो दोनों तरंग एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए, यानी कि बिना विचलित किए, बिना एक दूसरे से होकर गुजरती हैं। तो स्पेस या समय के किसी बिंदु पर माध्यम का कुल विस्थापन का मान सभी तरंगों के अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। इसको ध्यान से समझिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन वाली इसमें थ्योरी है और ज़्यादा हार्ड नहीं है अगर इसको समझने की कोशिश करें तो। एक बार फिर देखिएगा, जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही समय पर समान माध्यम में गति करते हैं, ठीक है, दो तरंगे हैं और वो एक ही समय पर समान माध्यम में गति कर रहे हैं। यहाँ पे हम फिगर की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये तो है वेव फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट वाली तरंग यहाँ से यहाँ जा रही है। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाली तरंग यहाँ से यहाँ जा रही है, यानी कि जो इसका एम्पलीट्यूड है वो हमने क्या मान लिया, A1 मान लिया। सेकंड वेव हमने देखी तो ये यहाँ से यहाँ पर यहाँ जाती हुई हमें दिखाई दे रही है और इसका जो एम्पलीट्यूड है हमने वो कितना मान लिया, A2 मान लिया। तो हमने लिखा है जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही समय पर माध्यम में, यानी कि समान माध्यम में गति करते हैं, समान माध्यम में ये प्रोपेगेट कर रही हैं, गति कर रही हैं, तो दोनों तरंग एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए, देखिएगा यहाँ पर कोई भी तरंग एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, बिना डिस्टर्ब किए एक दूसरे से होकर गुजरती है। देखिएगा यहाँ से और इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे से होकर गुजर रही हैं लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। तो क्या होता है, समय के किसी बिंदु पर माध्यम का कुल विस्थापन का मान सभी तरंगों के अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है, तो इस रिजल्टेंट वेव का, ये जो रिजल्टेंट वेव है, परिणामी तरंग है, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो इन दोनों तरंगों की वैल्यू के सम के बराबर होगी, योग के बराबर होती है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है सदिश योग के बराबर होती है। ये था तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं और ये है, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट का मतलब क्या होता है, शीर्ष होता है, ये फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ। और ट्रफ का मतलब क्या होता है, गर्त होता है, यानी कि नीचे वाला हिस्सा होता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है वो किस तरीके से हमें मिलता है। देखिएगा, ये जो हमने कहा था कि परिणामी जो तरंग का विस्थापन है वो उन दोनों तरंगों का क्या होता है, योग होता है, सदिश योग होता है। इसको हम देखने वाले हैं कि वो किस तरीके से होता है। माना वेव 1 यानी कि जो तरंग 1 है उसका विस्थापन कितना है, हमने मान लिया x1 है, और तरंग 2 यानी कि वेव 2 का जो विस्थापन है वो कितना है, x2 है। तब परिभाषा के अनुसार परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा वो कैसा होगा, दोनों तरंगों के सदिश के बराबर होगा। कैसा होगा, दोनों तरंगों के सदिश के बराबर होगा। यदि हम मानते हैं कि परिणामी तरंग का विस्थापन y है तो हमें क्या मिलता है, y इक्वल टू x प्लस x2 यानी कि x1 प्लस x2 मिल जाता है। दोनों तरंगों का सदिश योग हमें मिल जाता है, जो क्या कहलाता है, परिणामी तरंग का विस्थापन कहलाता है। कुछ नोटिंग पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। तरंगों के अध्यारोपण के कारण तरंग का विस्थापन का मान तरंग के आयाम यानी एम्पलीट्यूड, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, गति की दिशा और पथांतर पर निर्भर करता है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि तरंगों का जो अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन होता है वो उसके कारण क्या होता है, तरंग का जो विस्थापन है उसका मान तरंग के आयाम और आवृत्ति और गति की दिशा या उसके पथांतर पर निर्भर करता है। ये किसके कारण है, ये है सुपरपोजिशन के कारण। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम कैसे देख सकते हैं। मान लो हमारे पास ये एक वेव है जिसको हम बोल रहे हैं वेव फर्स्ट। यहीं से ये वेव स्टार्ट शुरू होती है, ये भी पॉजिटिव वे में शुरुआत होती है और इसकी जो हमने डिनोट किया, इसको हमने किया सेकंड वेव से।
तो रिजल्टेंट वेव जो इसकी होगी वो इन दोनों के सम के बराबर हमें मिलती है। तो ये क्या होगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो हमने क्या देखा, हम ये देख रहे हैं कि रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, यानी कि लाइट हमें यहाँ पर बढ़ी हुई मिलती है। तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो एक वेव हमने ली जिसको हमने कहा फर्स्ट वेव, और इसी के साथ एक निगेटिव में हमने सेकंड वेव को देखा। तो जब इसका हम रिजल्टेंट बनाएंगे, देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड वो ज़्यादा है और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, वो कम है। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, रिजल्टेंट वेव की वैल्यू मिलेगी, वो हमें किस में मिलेगी, पॉजिटिव में मिलेगी। पॉजिटिव में मिलेगी तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो हमारा पॉजिटिव में बनता है और पॉजिटिव से निगेटिव में जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा पॉजिटिव में फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड था, ये जो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा ये उससे कम होगा। इसीलिए ये फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड से हमें नीचे बनाना पड़ा है, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट वेव होगा वो यहाँ पर हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन, यानी कि लाइट पहले फर्स्ट वेव की यहाँ थी, लेकिन अब क्या है, यहाँ पर उससे भी कम हमको रिजल्टेंट मिला है। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड घट गया है, और तो लाइट क्या होगी, वो घट जाएगी। वहां पर हमें लाइट घटती हुई दिखाई देगी, बहुत ही कम, यानी कि शून्य के बराबर दिखाई देगी। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव हमारा इंटरफेरेंस है, वहां पर हमें लाइट बढ़ी हुई दिखाई देगी, चमक दिखाई देगी। यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइटनेस दिखाई देती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइटनेस 0 हो जाती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सिलेबस में डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में देखते हैं, जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और इसको देखने के लिए आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल सके और आपसे एक भी वीडियो मिस ना। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जीवन क्लासेस में बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पार्ट 1 यानी कि पेपर 1 का 2 टॉपिक हमने देखे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हमने समझा और हमने वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण और प्रकाश के व्यतिकरण के कुछ एग्जाम्पल और उसकी शर्तों को देखा। और साथ ही साथ तरंगों का जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव भी कहते हैं, उसको हमने समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डालने वाले हैं, जो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम डेरिवेशन को भी करेंगे और फिगर के साथ साथ भी उसको समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी कंटेंट डालने वाले हैं, उसको प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस ईजिली प्राप्त हो सके और आप उन वीडियोस को मिस ना करें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं आशा करता हूँ इन वीडियोस से आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसलिए देखते रहिएगा जीवन क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।